डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की दावोस यात्रा। ऊर्जा परिवर्तन मॉडल की प्रस्तुति पर विशेष फोकस। महत्वपूर्ण रणनीतिक चर्चाएं अभी भी हैं जारी। दूषित पानी और नर्मदा प्रदूषण को लेकर नर्मदापुरम में कांग्रेस का उपवास। भाजपा पर तीखा हमला। मनरेगा और गैस त्रासदी पर भी भाजपा को घेरा। रांची नगर पालिका चुनाव 2026 की तैयारियों की समीक्षा उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने की। पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव पर प्रशासन का जोर। मतदान केंद्रों और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष चर्चा। समस्तीपुर में सिविल कोर्ट जज की पत्नी पर फायरिंग, पत्नी गंभीर रूप से घायल। दहेज और अवैध संबंध को लेकर ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की झारखंड के खबरों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कल एक विश्व आर्थिक मंच की बैठक में शामिल होने के लिए स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख से दावोस के लिए रवाना होने वाले हैं। जानकारी के अनुसार सीएम और सभी प्रतिनिधिमंडल का ये दौरा 18 से 24 जनवरी 2026 तक चलेगा, जहां झारखंड राज्य का ऊर्जा परिवर्तन मॉडल पेश करने पर उनकी पूरी नजर रहेगी। इस बीच ऊर्जा परिवर्तन मॉडल की प्रस्तुति को लेकर राज्य स्तर पर भी लगातार महत्वपूर्ण रणनीतिक चर्चाएं की जा रही हैं। तो वहीं झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने मुख्यमंत्री के दावोस यात्रा की सराहना करते हुए ये कहा है कि इस दौरे का उद्देश्य आने वाले दिनों में रहे व्यापार और उद्योग की संभावनाएं बढ़ाना है, जिसके लिए मुख्यमंत्री का ये पहल सराहनीय है। मालूम हो कि हेमंत सोरेन कल ज्यूरिख पहुंचने के बाद स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत मृदुल कुमार से मुलाकात कर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के संबंध में बातचीत भी की थी। इस दौरान की कुछ अहम तस्वीरें सोशल मीडिया पर सीएमओ झारखंड के फेसबुक अकाउंट पर साझा भी की गई हैं। रांची के डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने कल समाहरणालय ब्लॉक 20 स्थित सभागार में समाहरणालय परिसर में कार्यरत सभी कर्मियों के साथ एक महत्वपूर्ण ऑल हैंड बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उन्होंने कर्मचारियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करते हुए उनके अनुभव सुने और पूर्व की बैठकों में की गई उनकी मांगों पर की गई प्रगति की जानकारी साझा की। वहीं बैठक के दौरान उपायुक्त ने बताया कि कर्मचारियों की पूर्व मांगों में शामिल समाहरणालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने, पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा सभी तलों पर बायोमेट्रिक उपस्थिति मशीन स्थापित करने सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। उन्होंने इस दिशा में प्रशासन की टीम के सहयोग की सराहना की और कहा कि ये कदम कर्मचारियों के बेहतर कार्य वातावरण एवं सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उपायुक्त ने बैठक में सभी कर्मचारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार की गलत या अनुचित गतिविधि में लिप्त न हो। उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे किसी भी घटना की स्थिति में संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कठोर विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रशासनिक कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं अनुशासन बनाए रखना अनिवार्य है। आज आजसू पार्टी से नए और शिक्षित युवाओं के जुड़ने का लगातार सिलसिले पर पार्टी के रांची स्थित केंद्र कार्यालय में एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां हजारीबाग लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी अभिषेक कुमार और झारखंड जागो यात्रा के संयोजक मनमनंत वैश्य ने अपने समर्थकों के साथ आजसू की सदस्यता ग्रहण की।
इस क्रम में पार्टी प्रमुख और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने एक प्रेस वार्ता का संबोधन किया और उनके साथ पार्थ के महासचिव संजय मेहता ने नए सदस्यों को पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता दिलाई। इसी बीच सुदेश महतो ने कहा कि शिक्षित और जागरूक युवाओं का पार्टी से जुड़ना झारखंड के भविष्य के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि आजसू युवाओं की पार्टी है और युवा भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है और पार्टी जन सरोकार के मुद्दों पर संघर्ष के लिए नए साथियों को मजबूत मंच उपलब्ध कराएगी। गोड्डा जिले के पत्थरगामा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांधी ग्राम में उस वक्त सनसनी फैल गई जब परसा निवासी वंदना कुमारी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। वंदना कुमारी के पति संतोष कुमार शाह वर्तमान में सासाराम में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत है। जानकारी के अनुसार वंदना कुमारी को 3 गोलियां मारी गई हैं, जिसके बाद उन्हें तत्काल पत्थरगामा अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। हालात नाजुक होने पर उन्हें पहले गोड्डा सदर अस्पताल और फिर बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर किया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। गोड्डा सदर अस्पताल में गोली निकालने में असमर्थता जताए जाने के बाद चिकित्सकों ने महिला को उच्च चिकित्सा केंद्र भेजने की सलाह दी। परिजनों का कहना है कि पति पत्नी के बीच लंबे समय से आपसी विवाद चल रहा था। बताया गया है कि पति की नौकरी लगने के बाद बीते 4 वर्षों से गोड्डा कोर्ट में दोनों के बीच पारिवारिक विवाद से जुड़ा मामला न्यायालय में लंबित है। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि गोलीकांड किन परिस्थितियों में हुआ है। जमशेदपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कल प्रदेश भाजपा ने एसएसपी कार्यालय का जमकर घेराव किया। इस दौरान पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ विधायक पूर्णिमा दास साहू ने हाल ही में जिले से एक प्रतिष्ठित कारोबारी के बेटे के लापता होने के मामले पर सवाल उठाया, तो वहीं सिद्धगोड़ा में एक मजदूर के बेटे के लापता होने के मामले पर भी उन्होंने प्रकाश डालते हुए जिला प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। आदिवासी संगठनों द्वारा बुलाए गए बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में जनजीवन आंशिक रूप से प्रभावित रहा। खूंटी जिले में 7 जनवरी को हुई इस सनसनीखेज हत्या के बाद आदिवासी समाज में भारी आक्रोश है। बंद का सबसे अधिक असर रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में देखने को मिला। कई इलाकों में आदिवासी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर टायर जलाए और घटना के विरोध में नारेबाजी की। बाजार, छोटे प्रतिष्ठान और सार्वजनिक परिवहन आंशिक रूप से बंद रहे, जिससे आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आदिवासी संगठनों ने सोमा मुंडा के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। आगामी नगर पालिका निर्वाचन 2026 की तैयारियों को लेकर रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में जिला प्रशासन द्वारा एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने की। बैठक में उप विकास आयुक्त सौरभ कुमार भुवनिया, अनुमंडल पदाधिकारी सदर रजत कुमार सहित विभिन्न कोषांगों के पदाधिकारी, रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारी, अंचल अधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान उपायुक्त ने निर्वाचन से जुड़े सभी कोषांगों के अधिकारियों को उनके निर्धारित कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की स्पष्ट जानकारी देते हुए सख्त दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और समयबद्धता के साथ संपन्न होनी चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्वाचन की हर गतिविधि को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही बैठक में सभी मतदान केंद्रों की पहचान, उनकी संवेदनशीलता का आकलन तथा
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि नगर निकाय चुनाव 2026 लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह 2026 की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन, उप विकास आयुक्त सौरभ कुमार भुवनिया, अपर जिला दंडाधिकारी राजेश्वर नाथ आलोक, शहर एवं ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक अनुमंडल पदाधिकारी सदर कुमार रजत सहित पुलिस और प्रशासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान उपायुक्त ने गणतंत्र दिवस समारोह के सुव्यवस्थित और सफल आयोजन को लेकर तैयारियों के विस्तार से समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मंच के दोनों ओर वाटरप्रूफ पंडाल, वीवीआईपी के बैठने की व्यवस्था, मिनट टू मिनट कार्यक्रम संचालन, परेड में शामिल कैडेटों के लिए अल्पाहार, पुष्प सज्जा और अन्य व्यवस्थाओं को समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह 2026 का मुख्य आकर्षण भव्य झांकियां होंगी। इन झांकियों के माध्यम से झारखंड सरकार की प्रमुख योजनाओं और नीतियों के साथ साथ राज्य की समृद्ध कला, संस्कृति, परंपराओं और ऐतिहासिक धरोहर को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जाएगा ताकि आमजन को झारखंड की पहचान और सरकारी योजनाओं से सीधे रूबरू कराया जा सके। रांची के मोहराबादी स्थित ऑक्सीजन पार्क में आज से 2 दिवसीय फ्लावर शो और ऑर्गेनिक उत्पादों का एग्जीबिशन सुबह से शुरू हो चुका है, जिसे वन विभाग की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे ऑर्गेनिक फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई और इस क्रम में आयोजन स्थल पर फूलों की बिक्री का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वन विभाग द्वारा आज से शुरू किए गए 2 दिवसीय फ्लावर शो सह ऑर्गेनिक उत्पाद बिक्री मेला में जहां एक से बढ़कर एक फूलों के पौधों की प्रदर्शनी लगाई गई और बिक्री के लिए पौधे रखे गए हैं, वहीं औद्यानिकी में इस्तेमाल होने वाले मैनुअल और मशीन चालित उपकरण भी प्रदर्शनी में बिक्री की जा रही है। झारखंड में वन विभाग के पीसीसीएफ रवि रंजन ने बताया कि पहली बार वन विभाग की ओर से इस तरह के फ्लावर शो का आयोजन किया गया है, इसलिए ये छोटे स्तर पर लगा है। फिर भी 200 देशी विदेशी प्रजातियों के रंग बिरंगे फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि आने वाले वर्षों में इसे और विस्तृत किया जाएगा। इस तरह के फ्लावर शो का मुख्य उद्देश्य लोगों में हॉर्टिकल्चर के प्रति जागरूकता लाना और बताना है कि कम जगह वाले घरों और अपार्टमेंट कल्चर में भी बागवानी की जा सकती है। अब बात करेंगे बिहार से जुड़ी खबरों की। समस्तीपुर सिविल कोर्ट में पदस्थापित जज संतोष कुमार शाह की पत्नी वंदना कुमारी पर झारखंड के गोड्डा जिले में जानलेवा हमला किया गया। पथरगामा थाना क्षेत्र के गांधी ग्राम के पास हुई इस घटना में वंदना कुमारी के पीछे से फायरिंग की गई। उनकी पीठ में गोली लगी, जबकि दूसरी गोली मुंह के पास से निकल गई। घायल वंदना कुमारी को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें गंभीर स्थिति को देखते हुए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। पीड़िता ने अपने भैंसुर सुबोध शाह और ससुराल पक्ष पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। वंदना कुमारी ने बताया कि उनके पति का न्यायिक सेवा में चयन होने के बाद ससुराल पक्ष ने 15 लाख रुपए का दहेज मांगा। दहेज न मिलने और अवैध संबंधों को लेकर लगातार उन्हें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। इसके बाद से वह तलाक और भरण पोषण के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर रही थी। पीड़िता की मां उर्मिला देवी ने भी दहेज उत्पीड़न और हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपी सुबोध शाह सहित अन्य संदिग्धों की तलाश में जुटी है। सबौर में दर्दनाक सड़क हादसा, जिम संचालक की हुई मौत। पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की जान गई।
परिवार भागलपुर जिले के सबौर थाना क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार से उसका सहारा छीन लिया। सबौर ब्राह्मण टोला निवासी और जिम संचालक विष्णु झा की एक पिकअप वाहन की टक्कर से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक विष्णु झा बाइक से अपने घर सबौर से चांदपुर की ओर जा रहे थे, तभी ग्लोकल हॉस्पिटल के पास एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित पिकअप ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद विष्णु झा सड़क पर गिर पड़े और उनके सिर में गंभीर चोट आई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें तत्काल इलाज के लिए मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से इलाके में शोक की लहर फैल गई है। मृतक के पिता उपेंद्र झा ने बताया कि विष्णु जिम संचालक था और परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य भी था। अचानक हुई इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। भागलपुर जमालपुर रेलखंड पर शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। ये घटना नाथनगर थाना क्षेत्र के पुरानी सराय गांव के समीप हुई, जहां ट्रेन की चपेट में आने से युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान पुरानी सराय निवासी घोलटी मंडल के पुत्र मनीष कुमार के रूप में की गई है। परिजनों के अनुसार मनीष कुमार शुक्रवार सुबह शौच के लिए घर से बाहर निकला था। इसी दौरान वह रेलवे ट्रैक पार कर रहा था, तभी अचानक तेज रफ्तार की ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसा इतना भीषण था कि मनीष गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता घोलटी मंडल ने बताया कि मनीष परिवार की जिम्मेदारियों में हाथ बटाता था और घर की उम्मीदों का सहारा था। भागलपुर के सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए पत्रकारों से रूबरू हुए। प्रेस वार्ता के दौरान सिटी एसपी ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में अवैध शराब, हथियार और मादक पदार्थों की बरामदगी को लेकर सघन गश्ती एवं हॉटस्पॉट क्षेत्रों में लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में 16 जनवरी को पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी थी। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर को गुप्त सूचना मिली थी कि सुल्तानगंज थाना कांड संख्या 23/2026 के वादी की हत्या की नीयत से एक अपराध कर्मी अवैध हथियार लेकर घूम रहा है। सूचना के आधार पर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर भागलपुर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कोलगामा बगीचा क्षेत्र में छापेमारी की, जहां से अपराध कर्मी मृत्युंजय यादव को गिरफ्तार किया गया। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर की। बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और सांसद संतोष पांडे ने पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी शासन में राज्य का माहौल लगातार हिंसक होता जा रहा है और आम जनता डर, दबाव और धमकियों के साए में जीने को मजबूर है। संतोष पांडे ने दावा किया कि टीएमसी के नेता खुलेआम प्रशासनिक अधिकारियों को धमका रहे हैं और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जान से मारने तक की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और सत्ता के संरक्षण में अराजकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। बीजेपी सांसद ने टीएमसी सरकार पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठियों को बसाने की नीतियों के चलते राज्य की सुरक्षा और सामाजिक ताना बाना प्रभावित हो रहा है। संतोष पांडे ने केंद्र सरकार से पश्चिम बंगाल की बिगड़ती स्थिति पर संज्ञान लेने की मांग करते हुए कहा कि बीजेपी टीएमसी की दमनकारी नीतियों के खिलाफ मजबूती से संघर्ष करती रहेगी। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और किसान सभा के नेतृत्व में निकाले जा रहे किसानों के लॉन्ग मार्च को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा ट्रैफिक निर्णय लिया है। मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग पर गुजरात की ओर से मुंबई की तरफ आने वाले भारी वाहनों के प्रवेश पर कल से 2 दिनों की रोक लगा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि कानूनी व्यवस्था और यातायात की सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये एहतियाती कदम उठाया गया है। जानकारी के मुताबिक दहाड़ू के चारोटी से शुरू होने वाला ये लॉन्ग मार्च दूसरे दिन पालघर जिला कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचेगा। इस मार्च में लगभग 50,000 से अधिक किसान, आदिवासी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के शामिल होने का अनुमान है। 15 जनवरी को हुए मनपा चुनाव के नतीजों से सियासी गलियारों में जबरदस्त हलचल मचा दी है। 78 सीटों वाली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के गढ़ में बड़ी सेंध लगाते हुए सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सबको चौंका दिया है। भाजपा ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि शिवसेना शिंदे गुट को 34 सीटों से संतोष करना पड़ा। अन्य दलों की बात करें तो कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली है। वंचित अघाड़ी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं साई पार्टी को 1 सीट मिली है। इस चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह सूपड़ा साफ हो गया है। हालांकि बहुमत के आंकड़े से भाजपा अभी 2 सीटें दूर है। ऐसे में नगर निगम में सत्ता गठन को लेकर राजनीतिक जोड़तोड़ तेज हो गई है। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।